Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are doing well. So, in this lecture, we are going to discuss about USA as an independent country from 1783 to 1819. And this lecture is basically based on CSS lecture 4 of History of USA. So, let's start with this discussion. First of all, we are starting off with the introduction. बेसिकली जो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी वो 1783 के अंदर साइन होती है, जिसका पर्पस होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कबूल कर लिया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये पीरियड होता है 1783 से 1819 के दरमियान का, जिसके अंदर यूएसए ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है फ्रिजाइल कॉन्फेडरेशन से एक फॉर्मल स्टेबल फेडरल रिपब्लिक के अंदर। ठीक है, कॉन्फेडरेशन जो थी वो भी एक अलग से लेक्चर में इसके ऊपर बनाऊंगी कि कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो कॉन्फेडरेशन कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो अलग हो गई थी, वो जो थी वो दोबारा से जुड़ गई साथ और एक स्टेबल रिपब्लिक बनी, फेडरल स्टेबल रिपब्लिक बन गई। ये एरा जो था ये काफ़ी कुछ इसने देखा, जैसे कि पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स देखी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखी, एंड द एमर्जेंस ऑफ यूएसए एज अ सॉवरन स्टेट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इस सारे एरा के अंदर यूएसए ने बहुत कुछ फेस किया, जिसके अंदर सियासी तौर पर, आइनी तौर पर या जगह के लिहाज से काफ़ी एक्सपेंड हुआ यूएसए। ठीक है, अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या नज़र आते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस के, तो आज़ादी के बाद यूएसए ने सेवरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस किए, जिसमें पहला प्रॉब्लम था वीक सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अंदर जो अंदरूनी हालात थे गवर्नमेंट के, हुकूमत के, वो काफ़ी कमज़ोर थे, और ये लिखा गया है वीक सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। ठीक है, और साथ ही साथ लैक ऑफ पावर थी टू टैक्स और रेगुलेट ट्रेड। ठीक है, कि कोई ट्रेड भी प्रॉपर नहीं था, कोई प्रॉपरली टैक्स वगैरह भी इम्पोज नहीं हुए हुए थे। साथ ही साथ इंटेंस डिस्प्यूट्स थे और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। ठीक है, आपसी जो मामला थे वो भी ठीक नहीं थे स्टेट्स के आपस में। ठीक है, शेज रिबेलियन जो था 1768 से 87 तक, जिसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज की वीकनेसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन, जितनी भी स्टेट्स जो अलग हुई थी उनके साथ जो कमज़ोरियाँ थी वो उसने काफ़ी हाईलाइट की। अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि इन्होंने कहा कि हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम एक फेडरल सिस्टम बनाएं। ठीक है, इन सब पॉलिटिकल चैलेंजेस ने जो बिफोर इंडिपेंडेंस थे, इसने ये एक अर्ज पैदा की कि एक फेडरल रिपब्लिक सिस्टम का बनना बहुत ज़रूरी है और बहुत स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम का बनना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, तो ये होती है 1787 से 1791 के अंदर। ठीक है, ताकि जितने भी हुकूमती मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व किया जा सके। पहला तो है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन 1787, जिसके अंदर ड्राफ्ट किया जाता है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाता है विद द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर इज समथिंग लाइक every government tier is independent, separate, like you can say judiciary। ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी अपने अपने हिसार में काम करेगी। ठीक है, एट द सेम टाइम यू कैन से कि मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने हिसार में काम करेंगे। ठीक है, इस तरह से हर कोई अपने अपने गवर्नमेंट जो बॉडी है वो अपने टायर्स में काम करेगी। चेक एंड बैलेंस इंश्योर्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। और साथ ही साथ बिल्स ऑफ राइट जो 1791 के अंदर हैं, और उसके अंदर राइट्स के बारे में बात की गई कि तमाम तर लोगों के राइट्स की गारंटी की जाएगी। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन लेड द फाउंडेशन ऑफ ड्यूरेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को बेहतर करने के लिए लेकर आया गया। अब बात की जाए तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी बने आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें की इंस्टीट्यूशन जो डेवलप हुए इस पीरियड के अंदर वो थी प्रेसिडेंसी अंडर जॉर्ज वॉशिंगटन, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट जो थे यूएसए के वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होती है, फेडरल ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रेंथन हो जाता है। वॉशिंगटन जो है सेट करते हैं प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूट्रलिटी कि हम लोग आइंदा के बाद न्यूट्रल रहेंगे।
पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर एंड लिमिटेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है, कि ट्रांसफर ऑफ पावर किस तरह से होगी, बहुत अमन और सुकून से होगी, और एक लिमिटेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, तो एक तरह से एक लिमिट लगाई जाएगी कि इससे ज़्यादा वो अपनी ताकत को मिसयूज़ नहीं करेंगे। फिर बात आती है जी आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह बनती हैं। वॉशिंगटन ने बेशक वार्न बहुत ज़्यादा किया था कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं अगर बहुत ज़्यादा बनाई जाएंगी तो बहुत डिवीजन हो जाएगी, लेकिन स्टिल दो पॉलिटिकल पार्टीज फिर भी बन जाती हैं यूएसए के अंदर। पहली होती है फेडरलिस्ट, जो कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती हैं, और ये अलेक्जेंडर हैमिल्टन बनाते हैं इसको। और दूसरी होती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स, जो कि थॉमस जेफरसन बनाते हैं, और ये चाहती है कि स्टेट्स के जो राइट हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। सो इसका रिजल्ट ये होता है कि पार्टीज जो हैं, पार्टी पॉलिटिक्स बिकम अ परमानेंट फीचर ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी के जो सियासी जमातें हैं वो आपस में ही लड़ने लग जाती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कैसे आई, तो न्यू नेशन अडॉप्टेड की इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसके अंदर आती है हैमिल्टन्स प्रोग्राम, ठीक है। हैमिल्टन्स का फाइनेंशियल प्रोग्राम था जिसके अंदर टैक्सेस वगैरह कैसे इम्पोज करने हैं, स्टेट बैंक कैसे बनेगा, इस तरह की चीज़ें थी, ठीक है। नेशनल बैंक बनाया जाता है, ठीक है। एक स्टेट डेप्ट जो है, एग्जेप्शन ऑफ स्टेट डेप्ट्स की, किस तरह से हमने लोन लेना है, ठीक है, किस तरह से हमने इसको इम्पोज करना है। प्रमोट किया जाता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, इस तरह से इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जाता है, फेडरल अथॉरिटी को स्ट्रेंथन किया जाता है, ठीक है। ये था इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। अब जो 6 पॉइंट है वो है फॉरेन पॉलिसी एंड न्यूट्रलिटी, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे मैनेज की गई। तो यूएसए ने परस्यू किया अ कॉशियस फॉरेन पॉलिसी, जिसके अंदर उन्होंने अवॉइड किया कॉन्फ्लिक्ट्स को, यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स को, कि हम दोबारा से इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज उस वक्त यूएसए ऑलरेडी बहुत वीक था। प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यूट्रलिटी 1793 के अंदर साइन करता है यूएसए कि हम न्यूट्रल रहेंगे किसी भी वॉर के अंदर। जेस ट्रीटी, जो कि 1794 के अंदर होती है, ईज टेंशन विद ब्रिटेन, मतलब कुछ इसके अंदर एरियाज होते हैं और वो ब्रिटेन के साथ मुआहदा करता है अमेरिका कि हमें वापस दे दिया जाए, और ये कुछ एरियाज उनको वापस दे देते हैं, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके आउटकम्स ये निकलते हैं कि यूएसए सिक्योर्ड पीस एंड द टाइम फॉर इंटरनल डेवलपमेंट, ठीक है जी। फिर आता है टेरिटोरियल एक्सपेंशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो टेरिटोरियल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है, नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी होती है टेरिटोरियल एक्सपेंशन, मतलब ज़मीनी जो जगह हैं। तो उसके लिए लुजियाना परचेज लेता है अमेरिका 1803 के अंदर, जो डबल कर देता है यूएस की टेरिटरी को, क्योंकि बहुत बड़ा होता है लुजियाना परचेज। वेस्टर्न एक्सपेंशन की तरफ बहुत ज़्यादा जाता है अमेरिका, और एग्रीगेरियन डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा करता है, ज़रात वगैरह की तरफ काफ़ी जाता है। फिर अगर बात की जाए तो वॉर ऑफ 1812 एंड नेशनल आइडेंटिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जंग होती है अगेंस्ट ब्रिटेन, ठीक है जी, जिसमें अमेरिका अपनी सॉवरेनिटी के लिए जंग लड़ता है। एंड हो जाती है जब ब्रिटिश इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, और फॉस्टर नेशनलिज्म, ठीक है, जिसके अंदर के नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ऊपर चला जाता है कि हम एज अ नेशन आगे बढ़ेंगे और ब्रिटेन को अपनी तरफ से अपनी कॉलोनीज जो हैं वो नहीं बनाने देंगे। और बेसिकली इसके अंदर जो कॉलोनीज ब्रिटेन ने यहाँ पर बनाई थी, अमेरिका के अंदर जो कॉलोनीज बनाई थी, वही कॉलोनीज ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने लग जाती हैं, ठीक है। तो मिलिट्री इनकन्वीनियंस ज़रूर थी। इट्स साइकोलॉजिकली इस्टेब्लिश द यूएसए एज एन इंडिपेंडेंट पावर, ठीक है। इस वॉर की वजह से एक इंडिपेंडेंट पावर मजीद उभर कर वो सामने आई, ठीक है। सोशल एंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट्स, ठीक है, अगर देखी जाए तो एक्सपेंशन होती है सफरेज अमंग वाइट मेल्स, ठीक है जी, और ग्रोथ ऑफ रिपब्लिकन आइडियल्स, ठीक है। स्लेवरी रिमेन अनरिजॉल्व क्रिएटिंग फ्यूचर टेंशन, ठीक है जी, ये प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। In the end, if we conclude this whole lecture, we can say that between 1783 and 1819, the USA successfully evolved from a weak confederation into a stable federal republic, ठीक है। लेकिन the period जो उस टाइम पे गुजरा marked the true birth of USA as a sovereign and functioning state, ठीक है। तो इस टाइम पर
एक फंक्शनिंग स्टेट के तौर पर बहुत अच्छे तौर पर ये एक बाहर उभर कर निकला। सो ये थी बेसिकली आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और ये सीएसएस की लेक्चर सीरीज़ भी है। एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट टू हैव सम ऑप्शनल सब्जेक्ट इन मैनी अदर कोर्सेज़, ठीक है, उसके अंदर भी आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं एंड एज़ अ नॉलेज भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप सपोर्टिंग। Thank you so much for watching.